फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। सो बेसिकली मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं ला पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी एंड देन मेरे लैपटॉप का भी एक इशू चल रहा है कि उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है। सीपीयू का 100% यूज़र पता नहीं क्यों आ रहा है। मैंने उसे बनने के लिए दिया है, जब तक वो सही होके आता है तब तक हम लोग मोबाइल से ही वीडियो डालेंगे। और आपने प्रीवियस वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, थैंक यू सो मच। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बट थैंक यू सो मच। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो बहुत अच्छे, क्योंकि हम जानते हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। अब हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होगा कि हम वीडियोस को, सॉरी मैं आई मीन टू से, हम स्टॉक को कैसे और किस टाइप के स्टॉक हम सेलेक्ट करें जो हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा। जैसे कि आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, मैं मनी कंट्रोल के ऐप पे आया हूँ। सो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए हम उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, उसकी वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, वो स्टॉक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि हमें अब ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो हम कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो इसके लिए नॉलेज सबसे पहले आनी चाहिए, देन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो चीज़ें सीखना इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ फाइनेंशियल्स कैसे पढ़ा जाता है। तो हमारे स्टॉक का नाम जैसे कि आप जानते हैं, तो हमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। सो चलिए हम टाइप करते हैं, सॉरी मैंने शायद, सो जैसे कि आप जानते होंगे इस स्टॉक के बारे में, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक है एक स्मॉल कैप बैंक है। ये 6,000 करोड़ की इसकी नियर अबाउट मार्केट कैपिटल है। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, सॉरी एक सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ढंग से नोटिस करोगे तो ये 6,000 करोड़, 6,800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। और ईपीएस चल रहा है इसका 1.81 का। पी रेशियो इसका चल रहा है 21.88 का। और इंडस्ट्रीज़ पी कितना है इसका? 36.37 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो, क्योंकि एवरेज इंडस्ट्रीज पी किसी भी प्राइवेट बैंक का हाई चलता है। हाँ, मतलब कि जैसे कि एवरेज इंडस्ट्रीज पी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है बेसिकली। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का कुछ पी चल रहा होगा, आईसीआईसीआई बैंक का कुछ पी चल रहा होगा, ऐसी और बंधन बैंक, ये सब तो सबका जो सारे प्राइवेट बैंकों का पी को एक एवरेज निकाला जाता है। मतलब कि 40 प्लस 30 प्लस करके जितने बैंक होंगे उतने से डिवाइड करके एक एवरेज अमाउंट आता है। ठीक है, वही प्रोसेस है। तो एवरेज इंडस्ट्रीज पी के मुकाबले ये अभी काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब एवरेज पी 36 का है और ये 21 का मिल रहा है। तो ये इसके लिए थम्सअप की बात है। नया बैंक है, इसीलिए आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से उसने डिविडेंड को मना कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे कोई डिविडेंड शो नहीं कर रहा है, ना ही कोई डिविडेंड यील्ड जब तक दिया ही नहीं। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है, तो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर इस स्टॉक को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये स्टॉक ने, अगर आपको नोटिस कर रहे होगे तो इसका ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का चल रहा था वो 58.20 का था, जो आईपीओ के टाइम आया था उसी टाइम का ऑल टाइम हाई था नियर अबाउट। एंड ऑल टाइम लो तो हमने कोरोना वायरस के पेंडेमिक में देख लिया था। सो चलिए अब इसके थोड़े बहुत उस पे आते हैं, टेक्निकल्स पे आते हैं। तो जैसे कि टेक्निकल्स पे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखेंगे, हम लोग टेक्निकल्स को पहले इसमें देखेंगे क्रॉस ओवर क्या है। क्रॉस ओवर में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस ओवर क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये 5 to 20 डेज क्रॉस ओवर, ये ठीक है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म क्रॉस ओवर, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 50 and 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है, इसे गोल्डन क्रॉस ओवर बोला जाता है। तो ये क्रॉस ओवर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को पता लगाने के लिए कि उसका बुलिश ट्रेंड चलने वाला है या बेयरिश ट्रेंड चलने वाला है। ठीक है, तो अगर ये हमारे स्टॉक ये बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, लॉन्ग टर्म मतलब 50 दिनों का मूविंग एवरेज 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम कॉर्पोरेट एक्शन देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट की कोई डेट आई है, तो इसका अभी कोई रिज़ल्ट की डेट नहीं मेंशन की गई है, पहला ही रिज़ल्ट नवंबर में निकला था। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम फाइनेंशियल्स पे आते हैं। अब इस स्टॉक को हम फाइनेंशियल्स पे देखेंगे तो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है इस चीज़ के लिए नोटिस करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट देख रहे होगे यहाँ पे, इंटरेस्ट अर्न कितना है इस सितंबर में, कितना आया था 753 करोड़ का, और जो पहले कितना था 746 करोड़, मतलब स्लाइटली बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, अदर इनकम में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल इनकम हमारी 818 करोड़ की हुई है। एक्सपेंडिचर जो है 585 करोड़ का है। और नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो 54 से 96 आया।
मतलब नेट प्रॉफिट में अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ पे जस्ट नेट प्रॉफिट डबल हो गया है, अगर आपको ये ध्यान में आ रहा होगा, दिख रहा होगा तो ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है बैंकिंग में नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए देखा जाता है। ये चीज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जितना एनपीए कम होगा, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, ग्रॉस एनपीए मतलब ग्रॉस से पूरा मतलब कि पूरा होल मिला के, ठीक है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखा जाता है, ये जितना कम है उतना अच्छा है बैंक के लिए। सो अगर हम इसमें देखें तो ये, अगर आप इसका नेट एनपीए देखोगे, हम परसेंटेज में देखेंगे तो 1 से कम है। आपको पता है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 1 से कम किस बैंक का है? एचडीएफसी बैंक का है। और यही अगर आप किसी और बैंक में जाओगे, आईसीआईसीआई बैंक का भी इवन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और यही किसी और बैंक जैसे कि हाँ येस बैंक का तो मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो 14 से 15% नेट एनपीए है उसका, उससे भी ऊपर चला गया होगा, मैं उस बैंक को अब ट्रैक ही नहीं करता, ठीक है। तो ये बैंक देखिए, तो इसका नेट एनपीए एंड क्रॉस एनपीए बहुत ही रीजनेबल है। और यही चीज़ बैंक को हमेशा स्ट्रांग बनाती है। तो बैंकिंग सेक्टर में जब भी कुछ देखना है तो उससे सबसे पहले उसका एनपीए देखिए कि कंपनी का ऐसा तो नहीं है कंपनी कमा रही है और दे रही है। और दूसरी चीज़, अगर एनपीए भी है तो एनपीए कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नेट एनपीए देखोगे तो एनपीए 2000 जून 2020 में इतना था और सितंबर 2020 में सीधे कम हो गया है, 14 आ गए। बहुत अच्छी बात होती है। ग्रॉस एनपीए में थोड़ा इंक्रीमेंट है 1 पॉइंट का, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है, बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट पे देखिए, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटीज़ कितनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कंपनी डिविडेंड की बात करते हैं, कंपनी जब रिजर्व की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिजर्व। कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा होता है तो कंपनी क्या करती है, बोनस देने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कंपनी का मान लीजिए कोई पैंडमिक आया तो कंपनी सर्वाइव अपने रिजर्व के बेसिस पे कर पाती है। अगर कंपनी के पास रिजर्व ही नहीं हुआ तो कंपनी सर्वाइव कहाँ से कर पाएगी? तो कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बोरिंग हम लोग बैंकिंग में कंसिडर एज ए नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, बैंकिंग का मतलब ही क्या है, एक तरफ से लेना दूसरे तरफ से देना। किसी और कंपनी में रहता तो हम बोरिंग को बहुत ऊपर ले जाते हैं, पर एज ए बैंकिंग में हम उसे थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है। हम नीचे आते हैं, तो नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लोन एडवांसेस, ठीक है, ये कम बैंक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखिए लोन ग्रोथ बढ़ रही है कंपनी की, ये चीज़ अच्छा है। फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, आपने बहुत बार सुना होगा सबके मुंह से कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो बैंक की कैसी है। वो एक पैरामीटर है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर उससे कम रहती है किसी भी कंपनी की कैपिटल एडुकेसी रेशियो तो वो उस बैंक को खतरा हो जाता है, मतलब कि वो बैंक करप्ट भी हो सकता है। तो इसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैपिटल एडुकेसी रेशियो जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, 18 से 28 हो गया, इससे अच्छी बात क्या होगी किसी बैंक के लिए। सो अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं कंपनी के पास पैसा है कि नहीं है। अब ये देखिए नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में है, कम हुआ है बट स्टिल पॉजिटिव में है। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, कम हुआ है पर स्टिल पॉजिटिव में है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, हम फाइनेंशियल्स रेशियो देखते हैं। सो यहाँ पे कंपनी का ईपीएस चेक करते हैं। तो मार्च 2019 में कंपनी का ईपीएस क्या था, 1.20 था, अभी कितना है 2.19। कंपनी का ईपीएस भी डबल हो गया है, कंपनी का बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, ओके। और कंपनी की फेस वैल्यू तो है ही अभी 10। कंपनी जैसे कि अभी लिस्टिंग हुई है, तो कंपनी की जब लिस्टिंग हुई थी तो उसके कुछ ही महीनों बाद कोरोना वायरस आ गया, एंड देन उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, सो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। चलिए आरओसी की बात करते हैं कंपनी का। यहाँ पे कंपनी के लिए आरओसी बहुत कम है, स्मॉल बैंक के कम है, बट फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस कंपनी को आप रेडार में रखिए। जैसा कि हमने बताया है कि पी रेशियो कंपनी का वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मार्च 2020 का 12 पॉइंट समथिंग है, अभी तो बढ़ गया है काफ़ी। और हाँ, सबसे अच्छी बात कंपनी का काशा रेशियो कितना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो काशा रेशियो था 10 और यहाँ पे ये 13 हो चुका है। मतलब कंपनी हर फील्ड में अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रही है, हर चीज़ में अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रही है, हर जगह पे। तो ये कंपनी बैंक के लिए अच्छी बात है। और लास्ट हम चीज़ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रमोटर ने अभी तक अपना माल किसी को बेचा नहीं, बिकॉज उन्हें मालूम है इस बैंक की क्या वैल्यू है। ठीक है, ये बैंक उन्हें मालूम है कैसा परफॉर्म करेगा। एफ के पास भी 5% है, और टोटल डी के पास अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो म्यूचुअल फंड के पास 0.23% है, पर म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है। अब इसका आप गलत मतलब नहीं निकाल लीजिएगा, म्यूचुअल फंड अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो बेचेंगे, जब निफ्टी ऊपर चला जाएगा, पैसा ऊपर चला जाएगा, तो वो वहाँ पे भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाती है खरीदना। ठीक है, उन्होंने फंड में अगर स्टॉक डाल दिया है तो वो खरीदते बेचते रहते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो खरीद लेंगे। मान लीजिए एफ आई यहाँ से और चढ़ा के ले गए, तो सिंपल सी बात है। और जो ये आपको प्रमोटर की जो होल्डिंग दिख रही है, जब प्रमोटर को 75% से होल्डिंग कम करनी होगी तो उसे खरीदेगा कौन? म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। सो ये मत सोचिएगा कि म्यूचुअल फंड में होल्डिंग कम है, ये गलत फहमी होती है म्यूचुअल फंड में। ये धीरे धीरे अपने आप म्यूचुअल फंड इंक्रीज़ कर देते हैं। सो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, और देखिएगा जब ये सितंबर का होल्डिंग पीरियड आएगा ना, जून, तो शायद म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज़ हो जाए। और जैसा कि हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता अच्छे चीज़ों का, तो देखिए 6.27% की होल्डिंग है हम लोगों के पास, तो यही है। और अदर डी के पास भी 5% की होल्डिंग है। और देखिए अदर डी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, 4.52, 4.93 एंड नाउ इज़ 4.99। तो ये सोचिए अदर डी मतलब कौन? राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, जितने भी आप बड़े इन्वेस्टर जानते हैं वो। सो हाँ, सो हम ये देखते हैं। अब बस यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको हर स्टॉक में नोटिस करनी चाहिए। 7 तरीके की फील्ड होती है, सारे स्टॉक होते हैं, मैं आपको सारी वीडियोस लाता रहूँगा, ऐसे ही समझाता रहूँगा। जब तक लैपटॉप सही नहीं होता तब तक हम लोग मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, और जिस दिन लैपटॉप सही हो गया हम लैपटॉप से बनाना फिर से चालू कर देंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।